नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। तो हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ रायपुर मेडिसिन क्लिनिक से जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो आपकी सेहत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब यहां पर देंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा कि चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसे में किस तरह से सावधानी बरती जाए, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखें? जी देखिए, ये कोरोना की अभी थर्ड वेव है। इसके पहले भी हमने सारी प्रिकॉशन एंड सारे सावधानियां हमने पहले से जानी हुई हैं। बस हमें थोड़ा जागरूक रहना है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर मास्क एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। और किसी तरह के अगर बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, बदन में दर्द है, तो ज़रूर एक बार जाकर के कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि पैंडेमिक में जो फीवर होता है तो ज़्यादातर चांसेस में कोविड इन्फेक्शन होने के ही चांसेस रहते हैं। बिल्कुल सर। अमूमन इस मौसम में क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जिनको सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है, और ये सालों साल से उन्हें होता है। लेकिन इस बार जब उन्हें सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो थोड़ा सा घबरा जा रहा है। जी। उन्हें लग रहा है कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है, इस तरह से उनके दिमाग में एक संदेह वाली स्थिति आ जा रही है। इससे कैसे निकलें, कैसे लक्षणों को पहचानें? जी देखिए, जो सामान्य सर्दी और जो कॉमन फ्लू होता है और जो कोविड फ्लू है, तो दोनों में लगभग सामान्य एक ही जैसे लक्षण मिलते हैं। बट जो कॉमन कोल्ड होता है वो 1 या 2 दिन में या 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। बट कोविड वायरस के जो इन्फेक्शन है, अभी जैसे ओमिक्रॉन नया सिम्टम आया, तो उसमें ज़्यादातर हमें गले में खराश, बदन में दर्द, हल्का फीवर, सर्दी खांसी और ये सब वीकनेस, ये लक्षण सामान्यतः देखने को मिल रहे हैं। अगर फीवर आपका परसिस्टेंट रह रहा है और पैरासीटामोल के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, तब इस स्थिति में ज़रूर कोविड वायरस के लिए हमें टेस्ट RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल सर। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ, गले में खराश की शिकायत बहुत से लोगों में है इस वक्त, तो उसके लिए क्या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, या फिर गर्म पानी से भी काम चल सकता है, या फिर कुछ और कोई ऐसा तरीका हो जो घर पर ही उसका हम इलाज कर सकें? गले की खराश कैसे दूर होगी? जी बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि ये समस्या आमतौर पर हर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखने को मिलती ही है। तो सामान्यतः हम जब भी गले में खराश होती है तो पहले हम लोग घर का जो घरेलू नुस्खा होते हैं यही करते हैं। हम सामान्यतः नमक पानी से गरारे करते हैं, या कोई एंटी एलर्जिक लीवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन वगैरह ले लेते हैं। तो अगर सिर्फ आपको गले में हल्की खराश वगैरह हुई है तो आप गर्म पानी पीजिए, नमक पानी से 2-3 बार गरारे कीजिए, बीटाडीन का गार्गल भी यूज कर सकते हैं, और सिंपल एक एंटीहिस्टामिनिक वगैरह सिट्रिजिन या मोंटेलिक्वास टैबलेट, ये सब लिया जा सकता है अपने लक्षणों के हिसाब से। बिल्कुल सर। एक जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, चाहे पहली वेव हो, दूसरी वेव हो, या फिर अब तीसरी वेव जो चल रही है, इसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खान पान में किन चीज़ों को हम शामिल कर लें, अभी भी अगर देरी नहीं हुई है तो? जी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स हैं, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं आप, अंकुरित अनाजों का सेवन कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जैसे कि बादाम है, अखरोट है, ये सब चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। तो सामान्यतः जो हम अपना खान पान है उसी में ही सुधार करने की ज़रूरत है। स्वस्थ खाना खाने की ज़रूरत है। बाहर के खाने से अभी फ़िलहाल हमें बचना चाहिए। पानी की क्वांटिटी हमें अच्छी रखनी चाहिए, और कुछ आयुर्वेदिक घर के जो नुस्खे होते हैं उन सब चीज़ों को भी आप लोग अपना सकते हैं और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। वॉक करना, टहलना, जॉगिंग करना, ये कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? और अगर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर समय, कि सुबह का वक्त ही सही रहेगा या फिर शाम का वक्त भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है? जी
टहलने के लिए टहलना देखिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रतिदिन 30 मिनट से लेकर के अगर 1 घंटे तक टहल रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारे बॉडी के सेल्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, हमारा शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हमें ओवरऑल बहुत ही एक ताजगी और एक एनर्जी लेवल प्रदान करता है। तो टहलने के लिए सुबह का वक्त सामान्यतः बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय जो डस्ट पार्टिकल हैं वो जनरली नीचे रहते हैं और सामान्यतः जो वायु रहती है सुबह के टाइम गाड़ियों का आना जाना भी कम रहता है, जिसकी वजह से सुबह की वायु काफ़ी शुद्ध मानी जाती है। तो टहलने के लिए अब सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपको किसी कारणवश सुबह का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी समय टहल सकते हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल आपकी बॉडी को फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल सर, सबसे अहम और ज़रूरी सवाल ये कि आप लोगों पर कितना बोझ फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में कितना बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, और थर्ड वेव में क्या ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर पेश आ सकती हैं, क्योंकि कई तरह के रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। आवाज़ नहीं आ पा रही सर, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? लगता है कि संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो बता दें कि बहुत से ऐसी तरीके यहाँ पर डॉक्टर संजीव ने बता दिए कि आप ख्याल रख सकते हैं अपना। डॉक्टर संजीव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि किस तरीके से बोझ लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, थर्ड वेव में क्या और ज़्यादा काम आप लोगों का बढ़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, कई तरह के रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कई तरह के जो सर्वे हो रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जी 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 जी, अभी सही है। देखिए अभी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव हमने झेल लिया, हमने अभी थर्ड वेव आ गया है। तो थर्ड वेव में अभी आ रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बढ़ रहा है, बट एक स्टडी में देखने में ये आया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो पुराने डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज़्यादा संक्रामक है, मतलब 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। बट ये लंग को कम इन्फेक्ट करता है, लंग का इन्फेक्शन इसमें कम देखा गया है। अभी इसमें ज़्यादातर मरीजों में सामान्य सर्दी खांसी बुखार के लक्षण देखे गए हैं। अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ रही है, तो ये पुराने वेरिएंट से कम खतरनाक है। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, अगर इसमें 0.5 to 1% भी सीरियस केसेस निकलने लग गए तो ये काफ़ी सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओल्ड एज पर्सन, डायबिटीज़ पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, किडनी डिजीज़ के पेशेंट, इन लोगों को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी हमें कोरोना वायरस को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस बढ़ने पर निसंदेह एक पैनिक सिचुएशन बन सकती है और हॉस्पिटल्स वगैरह भी फुल हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन ना आने पाए, इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, और जब ज़रूरत हो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर हमें सिम्टम को दिखाएं, ताकि समय रहते ये डायग्नोस हो पाए और उसका ट्रीटमेंट मिल सके। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो बड़े बुजुर्गों को आती है, और ख़ासतौर पर उन लोगों को जिनको पहले से किसी तरह की बीमारी को हिस्ट्री रही हो। किसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है सर? यहाँ पर कौन सी वो बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर उनको ओमिक्रॉन भी हो जाता है इन्हीं बीमारियों के साथ साथ, या फिर कोविड हो जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा खतरा कोविड वायरस का जो देखा गया है वो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट एंड कार्डियक पेशेंट में देखा गया है। साथ में ऐसे पेशेंट जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, या जिन्हें ओबेसिटी है, मोटापा की समस्या है, किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, इन पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशन देखा गया है वो ज़्यादा देखा गया है। निमोनिया होने का रिस्क भी इन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि डायबिटीज़ एंड कार्डियक पेशेंट या किडनी डिजीज़ के पेशेंट, इनकी इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन या वायरस इनमें अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें समय रहते अपने डॉक्टर्स को दिखाना है और ट्रीटमेंट चालू करना है, ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन या निमोनिया का जो सीवियर स्टेज है उससे बचा जा सके। बिल्कुल सर, बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए? बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष तरीके से उनका ख्याल रखने के लिए कुछ विशेष यहाँ पर करना पड़ेगा, या फिर जो हम खान पान में अपनी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं वो बच्चों के खान पान में भी शामिल करें और बच्चों की सेहत भी ठीक रहेगी, ये मानकर चलें?
बिल्कुल बिल्कुल। हम जो चीज़ें हम अपने खान पान में शामिल कर रहे हैं, जैसे कि नींबू का सेवन है, शहद का सेवन है, आंवले का सेवन है, और ताज़े हरी सब्जियां, ताज़े फल, इन सब चीज़ों का सेवन भी हम बच्चों में हम शामिल कर सकते हैं। और उन्हें भी हम भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचाएं, जाने से बचाएं। और इस तरह का पानी का अपना सेवन ज़्यादा अच्छा हो, खाने वगैरह हम ताज़े अपने खाने का सेवन करें, जिससे कि बच्चों को भी हम इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। हालांकि बच्चों में कोविड वायरस का जो सिम्टम्स है वो काफ़ी कम देखा गया है। बच्चे सामान्यतः जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू इनमें, तो जिसकी वजह से बच्चे तो हमें जल्दी देखने को ठीक होने को मिल रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, उनकी इम्यूनिटी ठीक रहती है। सर, अपनी इम्यूनिटी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, जैसे बहुत से ऐसे विटामिन की गोलियां हैं, विटामिन सी बहुत से ज़्यादा मार्केट में, जिंक कैप्सूल्स बहुत मार्केट में हैं, क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे इसमें से किसी का सेवन करें, या फिर खान पान में हर चीज़ हमारे मौजूद है, हर तरह के प्रोटीन, फाइबर सब कुछ मौजूद है, जिसकी ज़रूरत आप दवाओं से भरपाई नहीं होनी चाहिए? आपकी सलाह क्या है? जी जी जी। खाने में तो देखिए ऐसे हर विटामिन मौजूद हैं, जैसे कि आंवले का सेवन है तो विटामिन सी का इसमें प्रचुर स्रोत होता है, नींबू में भी विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है, और हमारे जो ताज़े फल हैं, ताज़े सब्जियां हैं, इसमें भी लगभग सभी तरह के विटामिन मिल जाते हैं। अंकुरित अनाजों में भी कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज, ये सब जो तत्व हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन सब का सेवन तो करना ही चाहिए। अगर किसी को और ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो कुछ एडिशनल विटामिन सी या जिंक का टैबलेट ले सकते हैं, बट सामान्यतः जो अध्ययन में सामने आया है तो उसमें बहुत कुछ डिफरेंस नहीं पाया गया है कि विटामिन सप्लीमेंटेशन और जो पेशेंट विटामिन सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई खास अंतर नहीं देखा गया है कोरोना वायरस के इफेक्ट में। तो बेहतर है कि जो घर में हमारे चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं सब चीज़ों का ही सेवन ज़्यादा किया जाए। मल्टीविटामिन वगैरह लिया जा सकता है थोड़ा बहुत एडिशनल सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल। सर, एक चीज़ यहाँ पर और समझना चाहेंगे, जब सेकेंड वेव की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे केसेस थे जो आखिरी वक्त में बिगड़ गए, तो हार्ट फेलियर हो गया या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन बढ़ गया और बहुत ज़्यादा मुसीबत आई। इस बार की अगर हम बात करें तो अभी तक कुछ इस तरह के दिक्कतें आई नहीं हैं लोगों के सामने, लेकिन क्या वजह रही कि आखिरी वक्त में मामले बिगड़े सेकंड वेव में? देखिए, लास्ट सेकेंड वेव में जो मामले बिगड़ने के ज़्यादातर केसेस देखे गए हैं उसमें मरीजों की लापरवाही बहुत सामने आई है। सामान्यतः मरीज जब भी हल्की सर्दी, बुखार, खांसी होता है तो दवाई दुकान से लेकर के टैबलेट वगैरह खा लेते हैं और वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। देखिए, डॉक्टर से सलाह लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी अदर डिजीज़ेस को भी डॉक्टर्स देखेंगे और हो सकता है कि आपको कोविड वायरस के अलावा भी दूसरा कोई इन्फेक्शन हो, तो उन सब चीज़ों की भी जांच डॉक्टर के द्वारा की जाती है। तो सेकेंड वेव में क्या हुआ कि लोगों ने अपनी मर्जी से ही एंटीबायोटिक्स लिया, मल्टीविटामिन्स लिया, कुछ लोगों ने तो खून पतला करने की दवाइयाँ भी भरपूर मात्रा में ले ली अपने तरीके से, जैसा उन्होंने किसी के प्रिस्क्रिप्शन देख लिया उसके हिसाब से ले लिया। स्टेरॉइड्स का भी सेवन कर लिया कुछ लोगों ने, जबकि इन सब चीज़ों का सेवन एक निश्चित समय पर किया जाता है और कुछ कैटेगरी होते हैं पेशेंट के जहाँ पे हम स्टेरॉइड्स एंड एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं, बट लोगों के द्वारा ये इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया गया एंटीबायोटिक्स का, सभी चीज़ों का, और समय पर डॉक्टर की सलाह नहीं ली गई, जिसकी वजह से कुछ केसेस बिगड़ गए थे। हालांकि लास्ट टाइम जो कोविड वायरस था तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण एंड बहुत ही अपना वायरुलेंस फैक्टर काफ़ी ज़्यादा था उसमें, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देखा गया है। तो लोगों की लापरवाही तो है ही, साथ में लास्ट टाइम वायरस था वो बहुत तेज़ी से हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को सीवियर निमोनिया एंड हार्ट फेलियर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक के भी केसेस इसमें देखने को मिल रहे थे कोरोना वायरस की वजह से। बिल्कुल। सर, थर्ड वेव की अगर बात करें तो उतने सीवियर यहाँ पर मामले सामने आ नहीं रहे हैं। पेशेंट अगर ठीक भी हैं तो माइल्ड सिम्टम्स हैं उनके अंदर और वो ठीक भी हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ज़्यादातर पेशेंट है। इसकी बड़ी वजह कि अधिकतर पेशेंट जो हैं वैक्सीनेटेड हैं, ये एक बड़ी वजह है कि और भी कुछ और वजह हो सकती हैं? क्या मानकर चलें सर? देखिए, लास्ट टाइम के इन्फेक्शन में काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए थे, वो उसने भी एक नेचुरल वैक्सीनेशन की तरह ही काम किया है। हाँ। साथ में अभी 55 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोजेस लग चुके हैं और लगभग 130 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लग चुके हैं। टोटल 155 करोड़ डोजेस लग चुके हैं वैक्सीन के।
तो वैक्सीन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी बूस्ट हुआ है एंड वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी आ गई है। तो निश्चित रूप से वैक्सीन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसमें, वायरस के इन्फेक्शन को कम करने के लिए, साथ में सिम्टम्स को कम करने के लिए। इसीलिए वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वैक्सीनेट नहीं होंगे वो एक कमज़ोर कड़ी के रूप में रह जाएंगे हमारे इसमें, और उनको वायरस निश्चित रूप से ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है। तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा साधन हमारे लिए साबित हुआ है और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वायरस के इन्फेक्शन से बचाव में। बिल्कुल। तो सर, आपकी क्या सलाह रहेगी अभी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है या फिर वो नहीं लेना चाह रहे हैं, बच रहे हैं इससे, तो आपकी सलाह उनके लिए क्या रहेगी? उनके लिए मेरी सलाह यही कि वैक्सीनेशन आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। वायरस के अगेंस्ट एक मेमोरी सेल डेवलप हो जाता है जो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। वायरस आपको इन्फेक्शन से तो नहीं बचाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो तब भी हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन के सीवियर कॉम्प्लिकेशन से, इन्फेक्शन को सीवियरिटी से बचाएगा वैक्सीनेशन आपको। इसलिए जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें भी वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अभी आप लेंगे वैक्सीन तो जब भी ये वायरस अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा तो 1-2 महीने में आपकी इम्यूनिटी तब तक वायरस के अगेंस्ट में मेमोरी सेल बन जाएंगे इस वैक्सीनेशन की वजह से। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो अभी से वैक्सीनेशन अपना स्टार्ट करें। बिल्कुल। एक और मुश्किल यहाँ पर महिलाओं के सामने भी है, जैसे प्रेगनेंसी का वक्त है जिन महिलाओं के सामने, उनके लिए वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है? नहीं, अभी हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ट्रायल भी आ चुका है कि फेवरेबल ट्रायल है। कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको लगाना है, प्रेगनेंसी के पहले भी लगा सकते हैं एंड प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक प्रकार की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अवस्था मानी जाती है। तो इसलिए जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए, या प्रेगनेंसी के प्लानिंग के पहले भी उन्हें अपना वैक्सीनेशन करना चाहिए। बिल्कुल सर, तो उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट रहेगा, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। बिल्कुल, मदर के लिए भी, बच्चे के लिए भी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे खाने पीने में किन फलों पर विशेष तौर पर हम ध्यान दे दें, और खान पान में हम किन चीज़ों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें जो इम्यून सिस्टम को हमें बूस्ट करने वाला है? खाने पीने में हम सिट्रस फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, मौसमी है, आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, नींबू का सेवन कर सकते हैं, एप्पल है। तो इन सब जो भी सीजनल फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उन सभी सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। साथ में हरी सब्जियां हैं, इनका भी हमें प्रचुर मात्रा में यूज़ करना चाहिए, और पानी की क्वांटिटी अच्छी रखनी चाहिए हमें। और काढ़े वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं आप उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस वगैरह, पेट में जलन की समस्या देखी गई है। तो एक लिमिटेड मात्रा में इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सीधा सा यहाँ पर है कि एक्सरसाइज या योगा, इसको हम किस तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके ड्यूरेशन कितनी हम रखें ताकि हमारी सेहत ठीक रहे, हम फिट रहें? जी जी जी। एक्सरसाइज के लिए देखिए, प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट, अगर आप सप्ताह में 5 दिन भी अगर आप 30 मिनट अपने बॉडी के लिए टाइम निकालते हैं, तो जो साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि अगर आप 5 डेज इन अ वीक भी अपने लिए समय निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो वो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि आप एक एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा, और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है, आपका ब्लड प्रेशर एंड शुगर, ये सभी चीज़ें नियंत्रित रहेगी। तो एक्सरसाइज या योगा, आप कोई भी दोनों में से किसी भी चीज़ों को चुन सकते हैं, चाहे तो आप दोनों ही कर सकते हैं। आधे घंटे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, और 15 से 20 मिनट आप योगा कर लीजिए। तो योगा से भी मन को एक शांति मिलती है, आपका अलर्टनेस बढ़ता है, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है, और एक बॉडी को एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए एक अच्छा बूस्टअप का काम करती हैं।
बिल्कुल बूस्टअप का काम करती है। सर एक चीज़ और मैं ये समझना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत से ऐसे केसेस आए जो लॉकडाउन के पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी लोगों के बीच में डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उस तनाव से बचने के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जो पेशेंट नहीं भी हैं, अगर वो किसी तरह के तनाव से गुजर रहे हैं, तो क्या सलाह आप देना चाहेंगे? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे काफ़ी लोग अब इफ़ेक्ट हुए थे डिप्रेशन की वजह से। तो क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया था, लोगों के पास ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, काम भी लोगों का कम हो गया था, और एक कमरे में बंद रहने की वजह से ये सब लोगों में डिप्रेशन की समस्या देखी गई थी। लेकिन ये प्रायः उनमें ज़्यादा देखी गई जिनमें थोड़ा जानकारी का अभाव है, जो बहुत ही जल्दी बीमारी से भयभीत हो गए, या एक उनके मन में एक डर की स्थिति पैदा हो गई कि अब मेरा क्या होगा, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से नियमित टच में रहना चाहिए, उनसे प्रॉपर गाइडलाइंस लेते रहना चाहिए। देखिए, बीमारी से हमें डरना नहीं है, बीमारी से हमें बचना है, उसका बचाव करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर उसका ट्रीटमेंट सही मिल गया तो आपको किसी तरह का ना तो उसका कॉम्प्लिकेशन होगा, ना ही किसी तरह से आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। और अगर डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो आप एक प्रॉपर काउंसलर की मदद ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। अभी अगर हॉस्पिटल जाने से अगर आप बच रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी आप सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं। तो आप अपने डॉक्टर से, अपने सगे संबंधियों से प्रॉपर टच में रह करके और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और सेहतनामा के जरिए अपनी बात को रखने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को अपनी सेहत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब इस सेहतनामा में मिले हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।